दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। भारत सरकार की पीएम स्वनिधि योजना बिहार सहित पूरे देश के स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। इसके तहत बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपए तक का ऋण 3 चरणों में मिलता है। समय पर भुगतान करने पर 7% की ब्याज सब्सिडी और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैशबैक भी दिया जाता है। अब इसके तहत स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी जारी किया जा रहा है। यह पूरी तरह से लाइफ टाइम फ्री कार्ड है जो यूपीआई से जुड़ा होता है। शुरुआती लिमिट 10,000 रुपये है, जो बेहतर लेन देन और समय पर भुगतान के साथ 30,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। ये योजना 2030 तक प्रभावी है। पटना, नई दिल्ली। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये बांटे जाने को रिश्वत बताए जाने पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि चुनाव जीतने के लिए यह पैसा दिया गया और इसे अब श्मशान घाटों से वसूला जाएगा। तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि कुछ नेता बिना सोचे समझे बयान देने के आदी हो गए हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे नेता मुद्दा विहीन हैं और विकास की चर्चा करने के बजाय अनर्गल बयानबाजी करते हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में सरकार गरीबों के कल्याण और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है। ऐसे में इस तरह के उटपटांग बयान देना उचित नहीं है। बिहार सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य लद्दाख में पवित्र सिंधु नदी के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र निवासियों को यात्रा के खर्च के रूप में 20,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य के लोगों के लिए लद्दाख की यात्रा सुलभ होगी। इच्छुक लाभार्थी बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित पोर्टल के माध्यम से जल्द ही आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार में मुफ्त राशन योजना को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये या उससे अधिक है या जो निर्धारित पात्रता मानकों से बाहर हैं, उन्हें अब सरकारी राशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के तहत राज्य भर में राशन कार्डों की गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि बिहार में 57 लाख से अधिक संदिग्ध या अपात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिनके नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जाने हैं। इनमें से अब तक 30,63,000 से अधिक लोगों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजधानी दिल्ली के अहम दौरे पर रहेंगे, जहां उनकी मुलाकात केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से होगी। इस हाई प्रोफाइल बैठक पर न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि विकास परियोजनाओं से जुड़ी तमाम एजेंसियों की निगाहें टिकी हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में राज्य की करीब 15,000 करोड़ रुपए की सड़क और पुल परियोजनाओं को नई रफ्तार देने के लिए केंद्र से वित्तीय मंजूरी और बजट आवंटन पर निर्णायक चर्चा होगी। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क टूल किट वितरण योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत पात्र महिलाओं को सिलाई का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाली महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने या आवश्यक उपकरण जुटाने के लिए 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। राज्य की स्थायी निवासी महिलाएं जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है, इसके लिए पात्र हैं। आवेदक नजदीकी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकती हैं। पटना के बापू टावर सभागार में रविवार को उस वक्त जश्न, जज्बे और जागरूकता का खूबसूरत संगम देखने को मिला, जब बिहार की चर्चित सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था सोनी कला केंद्र पटना द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह 2026 पूरे शान ओ शौकत और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम ने न केवल महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम किया, बल्कि समाज में उनके बढ़ते योगदान और सशक्त भूमिका का मजबूत पैगाम भी दिया। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। पटना न्यूज। सियासत की भी अपनी एक तस्वीर होती है। कभी मंच से किए गए ऐलान सुर्खियां बनते हैं, तो कभी भीड़ के बीच से उठी एक आवाज पूरी कहानी का रुख बदल देती है।
पटना यूनिवर्सिटी के ऐतिहासिक साइंस कॉलेज परिसर में सोमवार को कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला, जब निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक एक छात्र की आवाज पर ठहर गए। सर जरा रुकिए की पुकार सुनते ही मुख्यमंत्री ने अपने कदम रोक दिए। महज 1 मिनट की यह मुलाकात शिक्षा व्यवस्था, छात्रों की उम्मीदों और सरकार के वादों के बीच एक नई बहस छोड़ गई। बिहार सरकार राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आटा, सत्तू और बेसन मिल लगाने पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। उद्योग विभाग की योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान दिया जा रहा है, जिसे वापस नहीं करना होगा। शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में चुकाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग की कृषि यंत्रीकरण योजना में 80% तक सब्सिडी और सोलर आधारित मिलों पर भी वित्तीय सहायता उपलब्ध है। आवेदन के लिए बिहार का निवासी होना, 18 से 50 वर्ष आयु होनी चाहिए। इच्छुक युवा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश भर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। एक तरफ असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाओं और आंधी तूफान को लेकर 15 राज्यों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। अगले 12 घंटे के भीतर इन राज्यों में मौसम तेजी से बदल सकता है। कई जगहों पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पटना फायर। राजधानी पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के महुली स्थित एक बड़े डालडा गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि धुएं का विशाल गुबार आसमान तक दिखाई देने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बिहार सरकार ने बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए समेकित मुर्गी विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ब्रायलर और लेयर पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की लागत वाली इकाइयों पर अनुदान दिया जा रहा है। सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए 30% और SC/ST वर्ग के लिए 50% तक सब्सिडी का प्रावधान है। इच्छुक आवेदक जिनके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से कुक्कुट पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और आवश्यक भूमि है, वे पशुपालन निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आवेदन हेतु आधार, रिडक्टेड कार्ड, पैन कार्ड, आवासीय व जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। बिहार में मानसून ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी भी सुस्त बनी हुई है। हालांकि अब मौसम करवट लेने के मूड में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक को प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विभाग ने राज्य के 25 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 7 दिनों तक बिहार के अधिकांश इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, गरज चमक के साथ बारिश और कई जगहों पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। पटना सिल्वर फ्रॉड। पटना में अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि अब वे पुलिस बनकर भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर कोलकाता के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम के कर्मचारियों से 28 किलो चांदी के गहने ठग लिए। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार सरकार राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सरकार द्वारा हर महीने 1100 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों DBT में भेजी जा रही है। ये पहल समाज के कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत प्रति माह 1100 रुपए मिलने से वार्षिक रूप से कुल 13,200 रुपया की सहायता राशि प्राप्त होती है। सरकार की इस पारदर्शी व्यवस्था से लाभार्थियों को अब दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है और पेंशन की राशि समय पर सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। पटना हाईकोर्ट की नवनियुक्त चीफ जस्टिस मीनाक्षी मदन राय हाल ही में नियुक्त 7 नए जजों व बिहार नवनियुक्त एडवोकेट जनरल SD संजय के सम्मान में भव्य अभिनंदन एवं स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन पटना स्थित एक प्रतिष्ठित होटल में किया गया। इस समारोह का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा तथा बिहार स्टेट बार काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर हाउस अरेस्ट किए जाने का मामला सियासी गलियारों में तूल पकड़ता जा दावा किया जा रहा है कि लखनऊ स्थित उनके आवास पर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया ताकि वह शाहजहांपुर में आयोजित निषाद समाज के एक कार्यक्रम में शामिल न हो सकें। इस कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है और इसे लेकर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। बिहार सरकार राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना और मत्स्य प्रजाति विविधीकरण योजना जैसी पहलों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इन योजनाओं के तहत तालाब निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन इकाइयों की स्थापना और इनपुट लागत पर सरकार 60% से 80% तक का अनुदान दे रही है। ये वित्तीय सहायता मछली पालकों को आधुनिक तकनीक अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्य के जलमग्न क्षेत्रों और चौर भूमियों का उपयोग कर मत्स्य पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने का अंतिम अल्टीमेटम आज 29 जून 2026 को समाप्त हो रहा है। भवन निर्माण विभाग ने 22 जून को अंतिम नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। यह आवास अब राज्य सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ दिनों से बंगले से सामान शिफ्ट करने का काम जारी है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आज आधिकारिक रूप से वे आवास खाली करेंगी या नहीं। यदि बंगला खाली नहीं होता है तो प्रशासन बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकता है। पटना। प्रदेश में मानसून आगमन के बाद भी ज्येष्ठ माह में मौसम का तेवर बदला हुआ है। राज्य में मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर पूर्वा हवा के कारण बादल छाए रहने के साथ आंधी पानी और मेघ गर्जन व वज्रपात की स्थिति बनी हुई है, तो कहीं पर गर्म और शुष्क मौसम होने के साथ लू लोगों को परेशान कर रही है। मौसम में बदलाव को देखते हुए मौसम विज्ञानी भी हैरान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार सोमवार को पटना सहित दक्षिण भाग गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। भभुआ, बक्सर, रोहतास जिले में लू को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पटना सिटी में कनेक्टिविटी को रफ्तार देने के लिए पटना साहिब स्टेशन से पटना घाट तक 1.55 किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जोरों पर है। इस परियोजना के तहत सड़क के दोनों ओर सर्विस लेन और माल इस्लामी में एक फ्लाईओवर भी बनाया जा रहा है। इस सड़क के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार से आने वाले यात्री जेपी गंगा पथ के रास्ते सीधे पटना साहिब स्टेशन और अशोक राजपथ तक आसानी से पहुंच सकेंगे। सरकारी अधिकारियों के अनुसार निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जुलाई 2026 तक यह मार्ग पूरी तरह आवागमन के लिए खुल जाएगा। बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर चल रहा सियासी ड्रामा सोमवार को एक नए मोड़ पर पहुंच गया। भवन निर्माण विभाग के अल्टीमेटम के आखिरी दिन राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला खाली कर दिया। हालांकि लालू परिवार का अगला ठिकाना क्या होगा, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सोमवार को लालू प्रसाद यादव के साथ राजद के वरिष्ठ विधान परिषद सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी भी आवास से बाहर निकले। करीब 1 घंटे बाद दोनों वापस लौटे। इस दौरान मीडिया ने जब उनसे नए आवास को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, इंतजार कीजिए, आगे आगे देखिए होता क्या है। हालांकि उन्होंने यह जरूर स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर सरकारी आवास खाली कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सोमवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सीबीआई की अगुवाई में कई एजेंसियों से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर गर्मी की छुट्टियों के बाद नियमित सुनवाई शुरू होने पर इस मामले की सुनवाई होगी तो इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। यह मामला 2 वकीलों द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है। याचिका में मांग की गई है कि राम मंदिर में जमा दान राशि में कथित चोरी के मामले की जांच सीबीआई और दूसरी एजेंसियों से कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदा जांच पर पूरा भरोसा नहीं बन रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में जरूरी सबूतों को सही तरीके से सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। गायजी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जंगल से भटककर 2 जंगली हाथी आबादी वाले इलाके में पहुंच गए। गन्नी पिपरा गांव के समीप हाथियों की मौजूदगी की खबर फैलते ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और हाथियों को देखने के लिए भीड़ जुटने लगी।
हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक हाथियों ने किसी व्यक्ति या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ग्रामीणों के अनुसार दोनों हाथी संभवतः अपने झुंड से बिछड़कर अनजाने में गांव की ओर आ गए हैं। अपरिचित इलाके में पहुंचने के कारण वे बेचैन और असहज दिखाई दे रहे हैं। इस बीच कुछ बच्चों और युवाओं द्वारा हाथियों के करीब जाकर शोर शराबा करने की कोशिश से किसी अप्रिय घटना की आशंका भी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने सभी से हाथियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने सोमवार को आषाढ़ पूर्णिमा के पावन अवसर पर विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर पहुंचकर भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के ज्ञान, करुणा, जागरूकता और मानव कल्याण के सार्वभौमिक संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया। सद्गुरु के आगमन से पूरा महाबोधि महाविहार आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा के वातावरण से सराबोर हो उठा। बोध गया स्थित महाबोधि महाविहार पहुंचने पर सद्गुरु का भव्य स्वागत मुख्य भिक्षु वेनरेबल भिक्षु चालिंदा, बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति बीटीएमसी की सचिव डॉ महाश्वेता महारथी तथा समिति के सदस्य डॉ अरविंद सिंह ने किया। इसके बाद सद्गुरु मुख्य गर्भगृह पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित किए, दीप प्रज्वलित किया और अगरबत्ती अर्पित कर श्रद्धापूर्वक नमन किया। ऋषुश्री टेंडर मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों पर बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है और कानून सभी के लिए समान है। ऐसे में बिना पूरी जानकारी के राजनीतिक बयानबाजी करना उचित नहीं है। सुनील कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए उनका दायित्व है कि किसी भी मामले पर टिप्पणी करने से पहले उसके सभी तथ्यों और जांच की प्रक्रिया को समझें। उन्होंने कहा कि इस मामले में ईओयू के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम और जांच की स्थिति सार्वजनिक कर दी है। इसलिए तथ्यों को नजरअंदाज कर आरोप लगाना राजनीति तो हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं। ऋषुश्री टेंडर मामले को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आज यानी सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार सरकार और वरिष्ठ नौकरशाहों पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग में वर्षों से बड़े पैमाने पर घोटाले होते रहे हैं और इस पूरे नेटवर्क की निष्पक्ष जांच केवल अदालत की निगरानी में ही संभव है। प्रेस वार्ता में सुधाकर सिंह ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर को निशाने पर लेते हुए उन्हें सबसे बड़ा माफिया करार दिया। उनका आरोप था कि शिक्षा विभाग में कथित घोटालों की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई और ऋषुश्री को सबसे पहले टेंडर भी आनंद किशोर ने ही दिलाया। सांसद ने दावा किया कि यह कोई एक मामला नहीं, बल्कि वर्षों से चल रहे कथित भ्रष्टाचार की कड़ी है। दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के होरलपट्टी गांव स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर के गुंबद पर सोमवार की सुबह आकाशीय बिजली ठनका गिर गई। इससे मंदिर के ऊपर बना गुंबद क्षतिग्रस्त हो गया। बिजली गिरने के समय मंदिर के भीतर करीब 25 श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे थे। राहत की बात यह रही कि किसी भी श्रद्धालु को कोई चोट नहीं आई और सभी बाल बाल बच गए। हालांकि आकाशीय बिजली गिरने से मंदिर के गुंबद को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहां बिहार के विभिन्न जिलों के अलावा नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते हैं। पटना। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार सोमवार को औचक निरीक्षण के लिए अचानक पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके इस औचक दौरे से पार्टी दफ्तर में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच अचानक हलचल तेज हो गई और सभी अलर्ट मोड में आ गए। नीतीश कुमार के साथ जेडीयू एमएलसी संजय गांधी और उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। दफ्तर में आज होने वाली मंत्रियों की जन सुनवाई से ठीक पहले नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे। उन्होंने करीब 10 मिनट तक पूरे कार्यालय परिसर का घूम घूम कर जायजा लिया और वहां मौजूद कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद रवाना हो गए। पटना। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव जल्द कराए जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में इस बार आरक्षण का रोस्टर बदलेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव ईवीएम से होंगे, जबकि इस बार बिना परिसीमन के चुनाव कराए जाएंगे। निर्देशन में पंचायत चुनाव के लिए सारी तैयारी चल रही है। निर्वाचन का आरक्षण रोस्टर जल्द ही आएगा। इसके अलावा अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ईवीएम के रखरखाव को लेकर मल्टीपोस्ट ईवीएम की खरीद और अन्य तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा, राज्य एक नाजुक वित्तीय स्थिति से गुजर रहा है। फंड की कमी के कारण वेतन भुगतान में देरी हुई है और सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं पर बुरा असर पड़ा है। राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। कुछ चुनिंदा नौकरशाह सरकार चला रहे हैं।
सम्राट चौधरी एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी अंगूठा छाप हैं और उनमें काबिलियत की कमी है। वो अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री का मतलब नाम मात्र के मुख्यमंत्री से है, जो खुद निर्णय नहीं लेता हो। इसके साथ ही सोमवार को 20 सवालों से 21 साल का हिसाब मांग लिया। वर्ष 2027 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जनता दल यू का अगला अखाड़ा पंजाब बनने जा रहा है। पंजाब जदयू के प्रदेश अध्यक्ष मालवेंद्र सिंह बेनीपाल के बयान पर भरोसा करें तो जदयू पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों में जदयू 45 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कारण बताया जा रहा है कि जनता दल यू का विशेष प्रभाव पंजाब के जनमानस पर काबिज है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व के दोषरहित और अभूतपूर्व आयोजन के कारण राज्य के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार भी पंजाब से अच्छी उम्मीद लगाए बैठे हैं। पटना मुन्नार, केरल की हसीन वादियों में बिहार के 2 सीनियर नेता खो गए। बिहार के नेता संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे के सिलसिले में जेडीयू सांसद संजय झा और समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी केरल के प्रसिद्ध हिल स्टेशन मुन्नार पहुंचे। समुद्र तट से करीब 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुन्नार की वादियों और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अद्भुत नजारों को देखकर दोनों नेता बेहद खुश नजर आए। पटना, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना मेट्रो रेल परियोजना की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। लोक सेवक आवास स्थित असंकल्प सभागार में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेट्रो के सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों ने न्यू आईएसबीटी से आकाशवाणी कॉरिडोर एक और मीठापुर तक चल रहे कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रो के संचालन से राजधानी वासियों को सुरक्षित, आधुनिक और विश्वस्तरीय परिवहन सुविधा मिलेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने के लिए 5 जुलाई तक की मोहलत मांगी है। वैसे 5 जुलाई को आरजेडी का स्थापना दिवस होता है। इसमें पूरे देश आरजेडी नेताओं का जमावड़ा पटना में होता है। कुल मिलाकर पटना के हाई प्रोफाइल 10 सर्कुलर रोड बंगले को खाली करने को लेकर सस्पेंस और गहरा गया है। सोमवार को नोटिस की अवधि समाप्त होने के दिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखकर आवास खाली करने के लिए 5 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा है। खास बात यह है कि 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का स्थापना दिवस भी है। लालू परिवार का कहना है कि साल 2006 में उन्हें जो चार्ज रजिस्टर मिला था वो विभाग द्वारा अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। राबड़ी देवी बंगला खाली करने से पहले सभी सरकारी सामानों का मिलान करना चाहती हैं ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। पटना, बिहार सरकार ने रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिससे मकान मालिकों को कमाई का बढ़िया मौका मिल गया है। बिहार सरकार की इस योजना सीएम होमस्टे प्रमोशन स्कीम के तहत अपने घर को होमस्टे में बदलने पर सरकार होमस्टे संचालकों को प्रति कमरे 2,50,000 तक का प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा प्रत्येक होमस्टे में अधिकतम 8 कमरों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये की मदद करेगी। वहीं महिलाओं, स्व सहायता समूहों और 18 से 25 साल तक के युवाओं को 25,000 रुपये की एक्स्ट्रा मदद की जाएगी, जिससे ये राशि 11 लाख तक हो सकती है। इस योजना के तहत आप अपने पुराने घर को होमस्टे में बदल सकते हैं। बिहार में कल कई जगह भारी वर्षा से लेकर अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 30 जून को राज्य के पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में 1-2 स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं वैशाली जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार बिहार के दक्षिण मध्य भाग के जिलों अरवल, भोजपुर एवं बक्सर जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। जगदीशपुर, आगामी 5 जुलाई को जगदीशपुर में आयोजित होने वाली बहुजन महापंचायत को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारों के मुद्दों पर केंद्रित इस महापंचायत में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने औपचारिक घोषणा कर दी है। मांझी की उपस्थिति इस आयोजन को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मोड़ दे रही है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने संयमित रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित मामले की न्यायिक जांच रिपोर्ट का इंतजार करना उचित होगा।
कुशवाहा का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दीदारगंज स्थित तेल फैक्ट्री में भीषण आग की घटना के बाद पटना की औद्योगिक इकाइयों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक ऑडिट शुरू हो गई है। बिहार अग्निशमन सेवा ने 27 विशेष टीमों को मैदान में उतारा है, जो चरणबद्ध तरीके से फैक्ट्रियों, गोदामों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों का फायर ऑडिट करेंगी। अभियान के तहत सबसे पहले उन इकाइयों की जांच होगी जहां केमिकल, खाद्य तेल, प्लास्टिक, पेंट और अन्य ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण या उत्पादन होता है। जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडेय ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत गंभीर खामियां मिलने पर सबसे पहले नोटिस जारी हो। मुजफ्फरपुर जिले में एक शादी समारोह उस वक्त जंग के मैदान में तब्दील हो गया जब गाना बजाने को लेकर बाराती और सराती पक्ष के बीच शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और शादी की खुशियां पल भर में अफरा तफरी में बदल गईं। हालात ऐसे बन गए कि जयमाला की रस्म पूरी होने के बावजूद विवाह संपन्न नहीं हो सका, जबकि बारातियों के गांव में ही फंसे होने की बात सामने आ रही है। सिवान जिले में पुलिस ने मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा के नेतृत्व में जिला पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर 2 अलग अलग मंदिरों में हुई चोरी की बड़ी वारदातों का सफल उद्भेदन किया है। इन मामलों में पुलिस ने कुल 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसके साथ ही चोरी गए करीब 6 लाख रुपए के सोने के हार और ऐतिहासिक अष्टधातु की मूर्ति समेत 100% सामान बरामद कर लिया गया है। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के वासियों के लिए एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। पालीगंज अनुमंडल न्यायालय में नवनिर्मित अत्याधुनिक न्यायालय भवन, वकीलों के लिए भव्य हॉल, आधुनिक हजरत भवन और न्यायाधीशों के लिए आवासीय परिसर का गरिमामयी माहौल में भव्य उद्घाटन किया गया। इस नए भवन के शुरू हो जाने से अब पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के आम लोगों को छोटी बड़ी कानूनी लड़ाइयों और न्याय की गुहार के लिए दानापुर की लंबी दूरी तय नहीं करनी होगी, बल्कि उन्हें स्थानीय स्तर पर ही सुलभ और त्वरित न्याय मिल सकेगा। गायजी जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गुम या चोरी हुए कुल 68 स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन बरामद किए गए सभी फोनों को सोमवार को उनके वास्तविक और मूल मालिकों को सौंप दिया गया है। अपने खोए हुए कीमती मोबाइल को वापस पाकर सभी धारकों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। सुपौल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के साथ खिलवाड़ किए जाने का एक गंभीर मामला प्रकाश में आया है। पहले मध्याह्न भोजन योजना MDM और अब पिछले 3 वर्षों से स्कूलों में साफ सफाई के लिए चलाई जा रही हाउस कीपिंग योजना के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। जिले में भ्रष्ट पदाधिकारियों और चयनित एजेंसियों की कथित साठगांठ के कारण धरातल पर स्वच्छता नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। करोड़ों रुपए के इस खेल के कारण जहां एक ओर बच्चों के स्वास्थ्य पर सीधा खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी ओर धरातल पर काम करने वाले गरीब सफाई कर्मियों का खुलेआम आर्थिक शोषण किया जा रहा है। ये आरोप जन सुराज पार्टी की ओर से लगाया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुए अब 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 34 दिनों से स्थिर हैं। 29 जून को भी तेल कंपनियों ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आखिरी बार 25 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद से कीमतें लगातार एक ही स्तर पर बनी हुई हैं। 29 जून 2026 को सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है। चांदी के भाव में भी थोड़ी नरमी आई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी के बाद अब गोल्ड मार्केट थोड़ा शांत हुआ है। आज 24 कैरेट सोने का भाव कई शहरों में करीब 1.43 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं 22 कैरेट सोना करीब 1.31 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। अलग अलग शहरों और ज्वेलर्स के हिसाब से रेट में थोड़ा फर्क हो सकता है। चांदी की कीमत में भी हल्की गिरावट आई है और बाजार में चांदी करीब 2.15 लाख रुपये प्रति किलो के आसपास कारोबार कर रही है। अगर आप भी LPG गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है।
सरकार और तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर को लेकर कई नए नियम लागू किए हैं। इन नए नियमों के बाद सिलेंडर बुकिंग, डिलीवरी और गैस कनेक्शन से जुड़ी कई चीजों में बदलाव हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर किया गया है। अब हर घर में सिलेंडर बुकिंग पर पहले से ज्यादा सख्ती होगी। साथ ही कुछ लोगों के लिए गैस कनेक्शन बंद होने का खतरा भी बढ़ गया है। नए नियम के मुताबिक अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर दोबारा बुक कराने के लिए ज्यादा इंतजार करना होगा। पहले जहां 21 दिन बाद दोबारा सिलेंडर बुक किया जा सकता था, वहीं अब शहरी इलाकों में कम से कम 25 दिन इंतजार करना होगा। यानी 25 दिन पूरे होने के बाद ही नया सिलेंडर बुक होगा। ग्रामीण इलाकों में यह समय और ज्यादा है। गांव में अब दूसरा सिलेंडर बुक कराने के लिए 45 दिन इंतजार करना होगा। बैंक हॉलीडेज। बस 2 दिन बाद जुलाई महीने की शुरुआत होने जा रही है। अगर आप जुलाई में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम करने की सोच रहे हैं तो पहले बैंक छुट्टियों की जानकारी जरूर देख लें। इससे आपको बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। जुलाई महीने में कुल 12 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इनमें रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार के अलावा कई त्योहार और खास अवसरों की छुट्टियां भी शामिल हैं। अलग अलग राज्यों और शहरों में छुट्टियां अलग हो सकती हैं। 5 जुलाई को रविवार होने की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 6 जुलाई को एमशिप दिवस के कारण आइजॉल में बैंक बंद रहेंगे। 9 जुलाई को बेहदियन खलाम पर्व की वजह से शिलांग में बैंक छुट्टी रहे। 11 जुलाई को दूसरा शनिवार है, इसलिए पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 12 जुलाई को रविवार होने के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 16 जुलाई को रथ यात्रा, कौंग और हरेला त्योहार के चलते भुवनेश्वर, देहरादून और इम्फाल में बैंक बंद रहेंगे। 17 जुलाई को तिरोत सिंह की पुण्यतिथि के कारण शिलांग में छुट्टी रहेगी। 18 जुलाई को द्रुकपद शेजी पर्व की वजह से गंगटोक में बैंक बंद रहेंगे। 19 जुलाई को रविवार के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे। 22 जुलाई को खारची पूजा के चलते अगरतला में बैंक बंद रहेंगे। 25 जुलाई को चौथा शनिवार है, इसलिए पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 26 जुलाई को रविवार होने के कारण देश भर में बैंक बंद रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।